इस वीडियो में हम बात करेंगे एरीन्स और एरोमेटिसिटी के बारे में। तो यदि चर्चा करें सबसे पहले इनकी डेफिनेशन की, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें जो कार्बन्स जो हैं वो साइक्लिक फॉर्म में हैं, यानी चक्रीय रूप में हैं। इसके अलावा हक्कल नियम की अनुपालना करते हैं, यानी 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन वाला जो रूल है उसको यदि फॉलो करते हैं तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को हम बोलेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। और इनका जो दूसरा नाम है वो है एरीन्स, और इनके गुणों को हम बोलेंगे एरोमेटिसिटी। ठीक है। अब एरीन श्रृंखला का जो पैतृक हाइड्रोकार्बन है, कौन सा? बेंजीन। इसकी सर्वप्रथम जो खोज है वो माइकल फेराडे के द्वारा की गई थी। अब हम बात करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ बेंजीन डेरिवेटिव्स की। तो जो बेंजीन के डेरिवेटिव जो हैं उनका नोमेनक्लेचर हम बेंजीन को बेस मानकर करेंगे, यानी जो प्रतिस्थापी है उसका नाम हम पहले लिखेंगे और लास्ट में हम नाम किसका लिखेंगे? बेंजीन का। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर Br जोड़ रखा है हमने, तो इसका नाम हो गया ब्रोमोबेंजीन। यहाँ पर NO2 प्रतिस्थापी जोड़ रखा है तो इसका नाम हो गया नाइट्रोबेंजीन। इसके अलावा बेंजीन के कई डेरिवेटिव ऐसे हैं जिनका जो कॉमन नेम है वो ज़्यादा प्रचलित है। जैसे कि जो ये मेथिल बेंजीन है, इसका जो सर्वाधिक जो नाम काम में लिया जाता है वो है टोलुइन। इसके अलावा हाइड्रोक्सी बेंजीन, इसको हम लिखेंगे हाइड्रोक्सी बेंजीन। लेकिन इसको हम फिनोल के नाम से जानते हैं। इसके अलावा जो एमिनो बेंजीन है आपके, एमिनो बेंजीन, इसका जो कॉमन नेम है यानी एनिलीन, वो सबसे ज़्यादा काम में लिया जाता है। इसके अलावा जब कार्बोक्सिलिक समूह यदि वलय से यदि जुड़ा है तो उसको हम बोलेंगे बेंजोइक एसिड। इसके अलावा कुछ और नाम है जो आपको ध्यान में रखने हैं। जैसे कि इसको हम बोलते हैं एनिसोल। इसके अलावा इसको हम बोलेंगे एसिटोफिनोल। तो ये हमने चर्चा की मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव्स के नोमेनक्लेचर की। अब हम बात करेंगे डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की। तो डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में यदि दोनों प्रतिस्थापी 1-2 पोजीशन पे हैं तो नंबरिंग के स्थान पर हम ऑर्थो वर्ड काम में ले सकते हैं। और यदि जो दोनों सब्स्टिट्यूट जो हैं वो 1-3 स्थिति पे हैं तो हम इसके स्थान पर मेटा वर्ड यूज में ले सकते हैं। और यदि दोनों सब्स्टिट्यूटेड 1-4
पोजीशन पे है तो उस कंडीशन में हम पेरा वर्ड काम में ले सकते हैं। अब एग्जाम्पल्स की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला जो एग्ज़ाम्पल है उसमें दोनों जो बेंजीन जो हैं दोनों जो ब्रोमीन जो हैं वो 1-2 पोजीशन पे हैं। तो इसके लिए हम ऑर्थो डाइब्रोमोबेंजीन इसका नोमेनक्लेचर लिखते हैं। और यदि दोनों Br 1-3 स्थिति पे हैं तो इस कंडीशन में इसका नाम होगा मेटा डाइब्रोमोबेंजीन। और यदि दोनों Br 1-4 स्थिति पे है तब इस कंडीशन में इसको हम बोलेंगे पेरा डाइब्रोमोबेंजीन। ठीक है। अब यदि जो डाई सब्स्टिट्यूटेड जो बेंजीन है उसमें जो सब्स्टिट्यूट है वो डिफरेंट है, तो जब इनका हम नोमेनक्लेचर करेंगे तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो सब्स्टिट्यूट पहले आएगा उसका नाम हम पहले लिखेंगे। तो इसमें 2 सब्स्टिट्यूट जोड़ रखे हैं हमने, पहला है आयोडीन और दूसरा है ब्रोमीन। तो अल्फ़ाबेट जो ऑर्डर है उसमें पहले किसका नंबर आएगा? Br का। तो हम लिखेंगे पेरा ब्रोमो आयोडो बेंजीन। इसी प्रकार इसमें जैसे ये सबसे पहले 1, 2, 3 यानी मेटा स्थिति पे हैं और नाइट्रो और क्लोरो में से पहला नंबर किसका आएगा? क्लोरो का। तो इसका नाम हो जाएगा मेटा क्लोरो नाइट्रो बेंजीन। इसी प्रकार ये दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में ऑर्थो स्थिति पे हैं तो ऑर्थो नाइट्रो टोल्यूइन इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा। अब हम चर्चा करते हैं अगले एग्जाम्पल्स की, जिसमें पेरा स्थिति पे 1, 2, 3, 4 पेरा स्थिति पे क्या है? Br। तो इसका नाम हो जाएगा पेरा ब्रोमोफिनोल। इसी प्रकार इस वाले कंपाउंड का नाम हो जाएगा मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड। ठीक है। और इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो आयोडो एनिल। अब अगले रूल की चर्चा करते हैं। यदि 2 से ज़्यादा ग्रुप बेंजीन से जुड़े हैं तो नंबरिंग सिस्टम हम काम में लेंगे। ठीक है। तो जब इसका हम नोमेनक्लेचर करेंगे तो 1, 2, 3, 4 तो इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा? 1, 2, 4 3 के लिए हम क्या लिखेंगे? ट्राई ब्रोमोबेंजीन। इसी प्रकार इस वाले कंपाउंड में हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे? जहाँ से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो यहाँ से हम नंबरिंग करेंगे 1, 2, 3, 4। अब नाइट्रो और क्लोरो में से नंबर किसका पहले आएगा? क्लोरो का। कितने पे हैं? 2 पे। तो 2 क्लोरो 4 नाइट्रो फिनोल। इसी प्रकार इसका आप नंबरिंग कहीं से भी करोगे सेम आपको जो इनके नंबर है वो प्राप्त होंगे। तो हम यहाँ से करते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो 2 और 6 पे क्या है आपके? नाइट्रो। तो 2,6 डाई नाइट्रो और इसके लिए इसका नाम क्या होता है? कॉमन नेम टोल्यूइन। तो इसका नेम हो जाएगा 2,6 डाई नाइट्रो टोल्यूइन। इसी प्रकार इसका नोमेनक्लेचर हम करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन इसका नाम हो जाएगा। तो ये हमने चर्चा की बेंजीन डेरिवेटिव्स के नोमेनक्लेचर की। अब हम चर्चा करेंगे एरिल ग्रुप्स की। तो यदि बेंजीन का जो एक H है उसको यदि हम हटाकर इसको किसी चेन में यदि हम जोड़ते हैं, यानी जैसे यहाँ पर C6H6 है, ये इसमें से हमने क्या किया? एक H को क्या कर दिया? हटा दिया। तो अब इस कंडीशन में ये एज ए ग्रुप काम करेगा और इस कंडीशन में इसको हम बोलेंगे फेनिल। क्या बोलेंगे? फेनिल।
ठीक है। इसी प्रकार जो टोल्यूइन है यानी C6H5CH3, इसको मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। ये हो गया टोल्यूइन। इसकी यदि एक H को, यानी ये जो मेथिल वाला जो एक H है, इसको हम हटा रहे हैं। इस कंडीशन में अब इस ग्रुप को हम बोलेंगे बेंजिल ग्रुप। क्या बोलेंगे? बेंजिल ग्रुप। इसी प्रकार यदि टोल्यूइन में जो CH3 ग्रुप है उसमें से हमने 2 हाइड्रोजन को क्या कर दिया? हटा दिया। अब इस कंडीशन में ये जो ग्रुप है वो कहलाएगा आपके बेंजिल ग्रुप। और यदि 3 H को हमने हटा दिया उस कंडीशन में इस ग्रुप को हम बोलेंगे बेंजो ग्रुप। तो ये तीनों चीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए। बेंजिल, एक H को हटाया आपने टोल्यूइन के CH3 ग्रुप से, 2 H हटाया तो बना बेंजिल, और यदि 3 H को यदि आपने हटा दिया तब उस कंडीशन में उस ग्रुप को हम बोलेंगे बेंजो ग्रुप। इसी प्रकार जो स्टायरीन जो है इसके एक H को हमने हटा दिया। अब इस कंडीशन में इस ग्रुप का नाम होगा स्टायरिल। ठीक है। इसी प्रकार से कुछ और ग्रुप भी है, जैसे कि इसका नाम है मेटा क्यूमिनल, इसका नाम है 2,3-जाइलिल और इसका नाम है मेसिटिल। तो ये कहानी थी एरिल ग्रुप्स की। तो कम से कम आपको ये तीनों वर्ड, 1, 2 और ये तीसरा, ये अच्छे से ध्यान रखने हैं। अब हम चर्चा करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन की। तो बेंजीन की जो स्ट्रक्चर है इसके फेवर में कई साइंटिस्ट ने अपनी स्ट्रक्चर दी थी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो वैलिड स्ट्रक्चर है जो कि अभी तक उसको हम फॉलो कर रहे हैं उसका नाम है केकुले डायनेमिक स्ट्रक्चर, यानी केकुले की गतिक संरचना। तो केकुले ने बताया था कि जो बेंजीन जो हैं वो निम्न गतिक संरचनाओं में पाया जाता है, फर्स्ट और ये सेकंड। ठीक है, ये इनकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, इसके बारे में हम आगे वीडियो में चर्चा करेंगे। फिर बेंजीन की अन्य संरचनाएं भी दी गई थी, जैसे कि क्लाउस का विकर्ण सूत्र हो गया, दीवार पैरेलल फॉर्मूला हो गया, लेडेनबर्ग का प्रिज्म सूत्र हो गया, इसी प्रकार से बेयर और आर्मस्ट्रॉन्ग का केंद्रीय सूत्र हो गया, और थीले का आंशिक संयोजकता का सूत्र हो गया। लेकिन सबसे ज़्यादा जो वैलिड है वो है केकुले की बेंजीन स्ट्रक्चर। अब जो केकुले ने बेंजीन की जो संरचना दी थी उसके फेवर में कौन कौन से एविडेंस उसने रखे थे, तो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला जो एविडेंस था वो था कि जो डाई सब्स्टिट्यूटेड जो बेंजीन है उसके केवल हम 3 आइसोमर बना सकते हैं, या 3 आइसोमर एग्जिस्ट करेंगे, ऑर्थो, मेटा और पैरा। ठीक है। दूसरा, बेंजीन रिंग में, यहाँ मैं लिख देता हूँ, बेंजीन रिंग में 3 डबल बॉन्ड की पुष्टि निम्न अभिक्रिया द्वारा होती है। ठीक है। सबसे पहली कौन सी रिएक्शन है कि जब हम बेंजीन का हाइड्रोजनेशन करते हैं तो हमें साइक्लोहेक्सेन प्राप्त होता है। ठीक है। दूसरी रिएक्शन क्या है
जब बेंजीन की अभिक्रिया हम क्लोरीन के साथ करते हैं, किसके साथ करते हैं? क्लोरीन के साथ करते हैं, तो हमें बेंजीन हेक्सा क्लोराइड प्राप्त होता है। इसकी मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ। HCl 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 ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C6H6 और Cl6। इसका नाम है बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। ठीक है, इसके अलावा एक और रिएक्शन आपको ध्यान रखनी है, जिसमें जब हम बेंजीन का ओजोनोलाइसिस करवाते हैं, ओजोनी अपघटन। ठीक है, तो ओजोनाइट वाली स्ट्रक्चर प्राप्त होगी, जिसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, ये बन गया ओजोनाइट। अब इस ओजोनाइट का कन्वर्जन होगा इस प्रकार से, ठीक है। तो फाइनली क्या प्राप्त होगा हमें? 3 मॉलिक्यूल ग्लाइऑक्सेल के, C+O C+OH, इसको हम बोलेंगे ग्लाइऑक्सेल। ठीक है, कितने प्राप्त होंगे? 3। ये तभी संभव है जब अल्टरनेट डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड होंगे। तो इस रिएक्शन को आप अच्छे से ध्यान रखना, जो कि बेंजीन रिंग में 3 डबल बॉन्ड होने की पुष्टि करता है। अब ये जो हमने एविडेंस जो दिए हैं वो केकुले की संरचना के फेवर में दिए हैं। अब कुछ केकुले स्ट्रक्चर, जो बेंजीन की स्ट्रक्चर जो थी उसमें कुछ कमियां भी थी, उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो कमी थी वो थी जो बेंजीन में तीन जो डबल बॉन्ड है उनका असामान्य व्यवहार। मतलब क्या है इसका? जैसे हम बात करें, जैसे बेंजीन के अंदर 3 डबल बॉन्ड है, तो 3 डबल बॉन्ड की वजह से बेंजीन की जो रिएक्टिविटी जो है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के प्रति वो ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन वास्तव में जो बेंजीन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के बजाय जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो ज़्यादा शो करती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है कि कार्बन परमाणु के मध्य 3 बॉन्ड जो लेंथ है यानी बंध लंबाइयाँ वो छोटी होनी चाहिए, तथा 3 जो बॉन्ड लेंथ है यानी 3 मतलब डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड की बात कर रहा हूँ, तो 3 बॉन्ड लेंथ वो तो छोटी होनी चाहिए और 3 बॉन्ड लेंथ
बड़ी होनी चाहिए, जबकि जो प्रायोगिक आंकड़े थे उनके अनुसार सभी बॉन्ड लेंथ समान लंबाई की प्राप्त हुई। तो यहाँ सेकंड पॉइंट में लिख देता हूँ, सभी बंद लंबाइयाँ समान प्राप्त हुई। ठीक है। फिर जो तीसरी कमी थी वो क्या था कि भाई केकुले के स्ट्रक्चर के अनुसार बेंजीन के दो ऑर्थो डेरिवेटिव होने चाहिए। जैसे कि मैं लिख देता हूँ, ठीक है। ये 1 यहाँ x और यहाँ पर x, नंबरिंग हम करेंगे बाद में। तो यदि हम नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 और ये 6 और 1 2 3 4 5 और 6, यानी दो ऑर्थो डेरिवेटिव कौन कौन से, 1 2 और 1 6। लेकिन एक्चुअली बेंजीन का एक ही ऑर्थो डेरिवेटिव होता है, क्योंकि दोनों जो स्ट्रक्चर है वो सेम है ड्यू टू इनकी जो डायनेमिक जो स्ट्रक्चर के कारण, गतिक स्ट्रक्चर के कारण। ठीक है। तो ये कुछ कमियां थी केकुले बेंजीन स्ट्रक्चर की। अब हम बात करेंगे बेंजीन की स्टेबिलिटी के बारे में। तो किसी यौगिक के स्थायित्व को हम हाइड्रोजनेशन एनर्जी के द्वारा समझ सकते हैं। अब ये हाइड्रोजनेशन एनर्जी क्या होती है, तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। जब एक मोल हाइड्रोजन की क्रिया किसी असंतृप्त यौगिक के साथ करवाई जाती है तो उत्सर्जित ऊष्मा को हम हाइड्रोजनेशन एनर्जी कहते हैं, हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा। ठीक है। और जो स्टेबिलिटी जो होती है वो हाइड्रोजनेशन एनर्जी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसके अलावा जो हाइड्रोजनेशन एनर्जी जो है उसकी वैल्यू जो होती है वो नेगेटिव में प्राप्त होती है। अब इसको हम बेंजीन के साथ कोरिलेटेड करते हैं। तो जो एक डबल बॉन्ड जो होता है उसके लिए हाइड्रोजनेशन जो एनर्जी जो होती है वो होती है -28.6 किलो कैलोरी प्रति मोल। इसी आधार पर जो साइक्लोहेक्सिन जो है, साइक्लोहेक्सिन, तो इसमें एक डबल बॉन्ड है। तो जब इसका हम हाइड्रोजनेशन करेंगे तो जो हीट है यानी हाइड्रोजनेशन जो एनर्जी है वो हमें कितनी प्राप्त होनी चाहिए, -28.6 किलो कैलोरी प्रति मोल। ठीक है। फिर साइक्लोहेक्साडाइन का जब हम हाइड्रोजनेशन करेंगे तो
जो हाइड्रोजनेशन एनर्जी है वो कितनी प्राप्त होनी चाहिए, इसका हम इसको 2 से गुणा कर देंगे इसकी वैल्यू को, यानी -228.6 मल्टीप्लाई 2, तो कितनी प्राप्त हो रही है 57.2 किलो कैलोरी प्रति मोल। अब यदि बेंजीन को हम काल्पनिक साइक्लोहेक्साट्राइन मानकर यदि उसकी हाइड्रोजनेशन एनर्जी निकालें, क्या कह रहा हूँ मैं, यदि बेंजीन को काल्पनिक साइक्लोहेक्साट्राइन मानकर यदि उसकी हाइड्रोजनेशन एनर्जी का मान यदि हम कैलकुलेट करें तो उसका मान -85.8 किलो कैलोरी प्रति मोल प्राप्त होना चाहिए। जबकि बेंजीन का जब हम एक्चुअली जब हाइड्रोजनेशन करवाते हैं तो जो मान है, जो प्रायोगिक मान जो है वो हमें -49.8 किलो कैलोरी प्रति मोल प्राप्त हो रहा है, यानी वास्तविक मान से 36 किलो कैलोरी प्रति मोल कम प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, जो केकुले संरचना है वो परिकलित साइक्लोहेक्साट्राइन की अपेक्षा बहुत अधिक स्थायी अवस्था में है, और ये जो अंतर है, यानी सैद्धांतिक मान कितना था -85.8 किलो कैलोरी प्रति मोल, लेकिन हमें प्राप्त कितना हुआ 49.8 किलो कैलोरी प्रति मोल। तो जो ये 36 का जो एनर्जी जो गैप आया है, ऊर्जा में जो अंतर आया है, इस ऊर्जा को हम बोलेंगे अनुनाद ऊर्जा, यानी रेजोनेंस एनर्जी। इसके अलावा इसको हम बोलते हैं विस्थानीकरण ऊर्जा, विस्थानीकरण ऊर्जा। डीलोकलाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो ये हमने चर्चा की बेंजीन की स्टेबिलिटी के बारे में। अब बॉन्ड लेंथ की चर्चा कर लेते हैं केकुले बेंजीन स्ट्रक्चर में। तो जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है उसकी एक्सपेक्टेड जो बॉन्ड लेंथ जो होती है वो होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम, है ना, यहाँ मैं लिख देता हूँ 1.5 एंगस्ट्रॉम। इसी प्रकार जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन जो है उसकी एक्सपेक्टेड या जो वैल्यू जो होती है वो होती है 1.34 एंगस्ट्रॉम। लेकिन एक्सरे डिफ्रेक्शन तथा स्पेक्ट्रोस्कोपी के आधार पर जो बेंजीन की स्ट्रक्चर जो है उसमें जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है सभी, वो हमें 1.40 या इसको कई बुक्स के अंदर 1.39 एंगस्ट्रॉम लिख रखा है, यानी सभी बॉन्ड लेंथ इक्वल लेंथ की प्राप्त हुई, जिसका मान कितना प्राप्त हुआ हमें 1.39 एंगस्ट्रॉम। इसको ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है। अब हम चर्चा करेंगे बेंजीन की अनुनादी संरचना के बारे में। तो जो बेंजीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है उसमें केकुले स्ट्रक्चर का 80% कंट्रीब्यूशन है, यानी टोटल 100 यदि हम माने तो उसमें केकुले स्ट्रक्चर का 80% कंट्रीब्यूशन माना जाता है। इसके अलावा जो दीवार वाली जो स्ट्रक्चर है उसका 20% हम कंट्रीब्यूशन मानते हैं, ठीक है। अब हम चर्चा करते हैं बेंजीन की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर के बारे में। तो यदि हम सिंपल इसको ड्रॉ करते हैं बेंजीन को,
तो बेंजीन में प्रत्येक कार्बन sp2 संकरित अवस्था में है, ठीक है। यानी प्रत्येक कार्बन का जो संकरण है वो sp2 संकरण है। अब 3 sp2 संकरित जो ऑर्बिटल है उनमें से जैसे इस कार्बन की मैं बात करूं तो 2 sp2 जो कक्षक है उसका ये पड़ोसी कार्बन के साथ में, यानी उसका भी sp2 जो संकरित कक्षक है वो काम में आएगा, तो इसके द्वारा सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। इसके अलावा एक जो sp2 कक्षक बच गया है वो हाइड्रोजन के s कक्षक के साथ में अतिव्यापन करके सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि बेंजीन रिंग का प्रत्येक कार्बन एटम sp2 संकरित होता है, ठीक है। प्रत्येक कार्बन के 3 sp2 संकरित कक्षकों में से 2, जैसे यहाँ मैंने लिखा ये 1 और ये दूसरा, ठीक है, निकटवर्ती कार्बन परमाणु के sp2 कक्षकों के साथ अतिव्यापन करके सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, जबकि तीसरा sp2 कक्षक हाइड्रोजन के s कक्षक के साथ में ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। इसके अलावा प्रत्येक कार्बन परमाणु पर अयुग्मित p कक्षक प्रेजेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने ये कैलकुले वाली स्ट्रक्चर बना रखी है, तो ये जो p कक्षक जो हैं वो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों फर्स्ट और ये सेकेंड कैलकुले स्ट्रक्चर हो गई। क्योंकि डी लोकलाइजेशन हो रहा है तो इसको हम इस प्रकार से ड्रॉ कर सकते हैं। बेंजीन में द्वि स्थानीकृत इलेक्ट्रॉन अभ्र, ठीक है। तो ये कहानी थी बेंजीन की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर की, ठीक है। अब हम चर्चा करेंगे एरोमेटिसिटी की। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में एरोमेटिक गुण होने के लिए कुछ कंडीशन हमें ध्यान रखनी पड़ेगी, तभी वो कंपाउंड जो है वो एरोमेटिसिटी नेचर शो करेगा। सबसे पहले वो मोनोसाइक्लिक होना चाहिए, दूसरा वो प्लेनर होना चाहिए, तीसरा उसमें पूर्णतः कॉन्जुगेशन देखने को मिलना चाहिए, और लास्ट में उस कंपाउंड में हक्कल नियम की अनुपालना होनी चाहिए, यानी 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम वाला जो रूल है उसमें लागू होना चाहिए, तभी उस कंपाउंड को हम बोलेंगे एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ लिख दी है। स्पीसीज की संरचना समतली चक्रीय होनी चाहिए। हक्कल के नियमानुसार यौगिक में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने चाहिए, जहाँ n जो है वो 0, 1, 2, 3 हो सकते हैं। उस स्पीसीज में जो पाई इलेक्ट्रॉन है उनका डी लोकलाइजेशन होना चाहिए, ये ध्यान रखना। फिर उस स्पीसीज की रेजोनेंस एनर्जी का मान हाई होना चाहिए, और जो स्पीसीज हमारे पास में है वो इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन रिएक्शन उसके द्वारा प्रदर्शित होने चाहिए, तभी उस कंपाउंड को हम एरोमेटिक कंपाउंड बोलेंगे, ठीक है। जो फिफ्थ कंडीशन है वो आप उसको 100% सही नहीं मान सकते हो, क्योंकि जो बोरेजिन जो होता है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करता है, ठीक है। तो कम से कम मोनोसाइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, पूर्णतः कॉन्जुगेटेड होना चाहिए, यानी सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड अल्टरनेट होनी चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट उसमें हक्कल नियम की अनुपालना होनी चाहिए। यानी ये 4 कंडीशन आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। इसके अलावा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड भी होते हैं, उसमें केवल जहां हम एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम पढ़ते हैं, इसमें यानी एंटी एरोमेटिक वाले कंपाउंड में
4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम फॉलो होता है, बस इतना ही फ़र्क है। अब एप्लीकेशन की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम की, जिसके लिए n का मान क्या होता है 0। तो इसमें यदि हम पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करें तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन हैं। तो यदि हम लिखेंगे 4n + 2 पाई, n का मान 0, तो ये हो जाएगा आपके 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, यानी एरोमेटिक है। इसी प्रकार साइक्लोब्यूटेनियम डाइकेटाइन की बात करें तो ये भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम वाला एरोमेटिक कंपाउंड है। फिर हम बात करेंगे 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम की। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन में सबसे पहले तो बेंजीन जो हम पढ़ रहे हैं वो आता ही है, इसका एग्जांपल। इसके अलावा जो पिरिडिन है ये भी आपका 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। अब इसकी बात करते हैं साइक्लोपेंटाडाइनाइड आयन। तो इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कैसे काउंट करेंगे 2 ये तो पाई इलेक्ट्रॉन आपको दिख ही रहे होंगे। इसके अलावा नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसके अंदर 6, ठीक है। इसके लिए n का मान होगा आपके 1। तो यदि हम लिखेंगे 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो n का मान यदि हम 1 रखेंगे तो 4 × 1 + 2, तो कितनी वैल्यू प्राप्त होगी हमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन हमें प्राप्त होंगे। इसी प्रकार जो पायरोल है वो भी आपके 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक कंपाउंड होता है। और फ्यूरेन और थायोफिन में भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन वाला जो रूल है, यानी जिसके लिए n का मान 1 होगा, उसके अकॉर्डिंग ये एरोमेटिक कंपाउंड कहलाते हैं। इसके अलावा एक और एग्जांपल की हम चर्चा करते हैं। इसको हम बोलेंगे साइक्लो ऑक्टा ट्राइइन डाइकेटाइन, ठीक है। इसमें यदि आपको पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं तो कितने होंगे 2, 4, 6, यानी ये भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक कंपाउंड की श्रेणी में आता है, ठीक है। अब थोड़ी चर्चा हम एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स की कर लेते हैं। तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड और एरोमेटिक कंपाउंड में केवल एक ही कंडीशन का फ़र्क है कि एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल जो है वो फॉलो होता है, जबकि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो होता है। तो सबसे फेमस एग्जांपल जो है वो है साइक्लोब्यूटाडाइन का। इसको यहाँ मैं ड्रॉ कर देता हूँ। साइक्लोब्यूटाडाइन ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। इसके अलावा एक और एग्जांपल आपको ध्यान रखना है, साइक्लोऑक्टाटेट्राइन। इसको ड्रॉ कर देता हूँ मैं। अब इसमें यदि पाई इलेक्ट्रॉन यदि आप काउंट करते हो तो 1, 2, 1, 2, 3, 4, यानी 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। तो अकॉर्डिंग 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के ये एंटी एरोमेटिक होना चाहिए, लेकिन ये जो साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन जो हैं टेट्राइन वो प्लेनर फॉर्म में नहीं होता है, वो ट्यूब लाइक फॉर्म में होता है। इसी वजह से ये साइक्लोऑक्टा टेट्राइन जो है वो नॉन एरोमेटिक श्रेणी में आता है, यानी नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है।
तो इस वीडियो में हमने चर्चा की एरिन्स और एरोमेटिसिटी के बारे में। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक यानी एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में।